हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 3 इसका नाम है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में जो यूनिट 2 जिसका नाम था काइनेमेटिक्स, वो विद न्यूमेरिकल्स के साथ हमने कंप्लीट करा दिए हैं। उसका रिवीजन ठीक से कर लेना। अब हम यूनिट 3 जिसका नाम है गति के नियम के बारे में बात करेंगे। इसकी जो लास्ट वाली वीडियो थी काइनेमेटिक्स यूनिट की, तो उसमें हमने गति के नियम न्यूमेरिकल के साथ साथ लास्ट में करा दिए थे। आपको शायद ध्यान होगा, वीडियो देखी होगी। तो आज हम गति के नियम के बाद में संवेग की बात करते हैं। संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। इसका पूरा नाम है रेखीय संवेग। ये भी पथ पर डिपेंड करता है। पथ, यदि कोई वस्तु सीधे मार्ग पर चल रही होती है तो उसमें रेखीय संवेग होता है, और उससे लिखते किससे हैं? P से। और P बराबर सूत्र होता है mv। और जब पथ होता है वृत्ताकार, तो उसमें कोणीय संवेग होता है। उसे J से या L से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है mvr, यानी रेखीय संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं। तो आज हम अभी फिलहाल किसकी बात करेंगे? संवेग के बारे में। संवेग, साथ से याद रखिए, साथ मेरा वेग, यानी वेग मेरे साथ। मेरे का मतलब मेरे द्रव्यमान के साथ। तो इसका मतलब दो चीज़ आ रही हैं इसमें, द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं। P बराबर m इंटू बी। सपोज मान लो आप एक कार है, एक क्या है? ट्रक है। दोनों के संवेग क्या हैं? बराबर हैं मान लो। तो P1 बराबर मान लो P2। तो मान लो कार कितने वेग से जा रही है? V1। और ट्रक कितने वेग से जा रहा है? V2। तो ये होगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यदि दोनों समान गति से चल रही हैं तो द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा? ट्रक का। और द्रव्यमान किसका कम होगा? कार का। तो इस प्रकार से वेग और द्रव्यमान को एडजस्ट करते हुए इनके संवेग के बारे में बात करते हैं। अगर संवेग बराबर है तो इसका वेग क्या होगा? ये वेग में ज़्यादा है और ये द्रव्यमान में कम है। ये द्रव्यमान में ज़्यादा है तो ये वेग में कम है। तो इस प्रकार से संवेग को एडजस्ट किया गया है। संवेग का मतलब होता है कोई व्यक्ति मान लो 70 किलोग्राम का है और एक व्यक्ति है 50 किलोग्राम का, ठीक है? तो समान वेग से चल रहे हैं, तो 70 भी और 50 भी। तो किसका संवेग ज़्यादा हो गया? 70 किलोग्राम वाले का, क्योंकि B की गुणा में क्या आ रहा है? 70, और यहाँ B की गुणा में क्या आ रहा है? 50। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है संवेग। और कभी कभी ऐसा होता है कि द्रव्यमान तो कम होता है परंतु वेग उसका बहुत बढ़ जाता है। जैसे मान लो 70 है, ये कम से कम 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। तो 2 सत्ते 1400 हो गया ये। और ये मान लो 30 से दौड़ रहा है तो 1500 हो गया ये। तो देखो द्रव्यमान इसका ज़्यादा है 70 किलोग्राम, इसका कितना? 50 किलोग्राम। और वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है? हल्के वाले मनुष्य की 30, और वेलोसिटी किसकी कम? 20। तो देखो रिजल्ट कितना आ रहा है? 1400 और 1500, यानी भारी वाले का, व्यक्ति का क्या आ रहा है टोटल? ये संवेग 1400 और इसका संवेग कितना आ रहा है? 1500। तो इसका मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए। अर्थात ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है संवेग। अपने द्रव्यमान को लेकर के साथ साथ चलना संवेग कहलाता है।
इसमें दो ही चीज़ आती हैं, बी और एम, वेलोसिटी और द्रव्यमान। तो कुल मिला के ध्यान रखना P बराबर एम बी, ये सदिश राशि होती है। P वेक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर। एम अदिश है तो इसलिए एम पे ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा। इसका मात्रक के बारे में बात करें तो एम का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1। P का मात्रक है ये संवेग का। CGS में देखें तो ये हो जाएगा ग्राम, ये सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -1। तो बहुत छोटा टॉपिक है ये। और बिमा देखें तो स्मॉल m कैपिटल M, वेग की LT -1, तो mLT की पावर -1 ये संवेग हो जाएगा। इस यूनिट के अंतर्गत जो घर्षण है टॉपिक और वृत्ति गति है अर्थात मैकेनिक्स का टोटल पार्ट है गति के नियमों में, वो पढ़ाया जाएगा। लेंथी चैप्टर है थोड़ा, मगर कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। अभी आपने पढ़ा संवेग के बारे में, संवेग का मात्रक, विमा, CGS, MKS में। अब हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे ही संवेग संरक्षण का नियम है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसे जब भी कोई कंजर्वेशन पूछे आपसे तो P इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। संवेग संरक्षण कौन, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है J बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो संवेग संरक्षण क्या होता है, जैसा मैंने न्यूटन के द्वितीय नियम में पढ़ाया आपको, F बराबर dP/dt की जो होता है संवेग में जो परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है, बाह्य बलों के योग के बराबर होती है, F एक्सटर्नल। तो बाह्य बलों की अनुपस्थिति में देखेंगे, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में बाह्य बल नहीं लगा है यदि किसी निकाय पर, तो F एक्सटर्नल क्या लेकर चलेंगे, 0। तो यहाँ 0 लिख देंगे और dP/dt फिर गुणा कर देंगे तो dP = dt की 0 से। दोनों ओर समाकलन कर देंगे। बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी समाकलन में, परंतु जब आप स्कूल आओगे तो मैं समाकलन आपको बताऊंगा। यानी 0 पर एक बार समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो dP का क्या हो जाएगा, P, पहले ही बताया था। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज P = P1 + P2 + P3 + ... Pn। अर्थात ये संवेग संरक्षण का नियम हो गया है। अर्थात संवेग संरक्षण का नियम है क्या, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगा हो तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अर्थात P चेंज नहीं होता है, ना तो संघट से पहले ना संघट के बाद। संघट का मतलब टकराने से पहले। मान लो कोई वस्तु है, गेंद है, गेंद को दीवार में फेंक करके मार दिया, तो यहाँ से वो B1 वेग से गई और द्रव्यमान कितना था, m1, तो संवेग कितना हो गया, टकराने से पहले m1 v1। और जब दीवार से टकरा करके वापस आती है गेंद तो उसका द्रव्यमान भी वही रहता है। मान लो m2 v2 मान लेंगे, m1 m2 बराबर मान लेंगे, तो mv1 बराबर mv2। तो संवेग उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता है। संवेग चेंज कब होगा, जब द्रव्यमान चेंज होगा, घटेगा या बढ़ेगा, या वेग घटेगा बढ़ेगा तो संवेग चेंज होगा। तो संवेग संरक्षण का मतलब ये होता है कि किस टकराने से पहले संवेग वही रहना चाहिए और टकराने के बाद में संवेग वस्तु का वही रहता है, तो ये संरक्षित रहता है। F बराबर dP/dt के माध्यम से हमने बताया, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगा हो, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में उस निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है,
तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम घर्षण समझा रहे हैं। अब घर्षण क्या होता है? फ्रिक्शन घर्षण घर्षण को फ्रिक्शन बोलते हैं। अब घर्षण कहाँ लगता है समझ लें। हम आप चलते हैं, सब साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई अन्य वाहन भी चलाते हैं, तो सड़क पर चलाते हैं, किसी पृथ्वी पर चलाते हैं, तो उसके जो वाहन के टायर हैं या हमारे स्लीपर जूते चप्पलों की तलियां हैं वो किससे टच होकर के चलती हैं? पृथ्वी से। तो समय के अनुसार धीरे धीरे टायर भी चेंज कराने पड़ते हैं, चप्पल भी नए लेने पड़ते हैं, जूते भी नए लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो घर्षण के कारण जो तलियां जो टायर कमज़ोर हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, उनकी विपरीत दिशा में एक बल लगता है गति की, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। अर्थात घर्षण के कारण ही होते हैं सब। सिलाई मशीन, किसी भी प्रकार की मशीन हो जाता, उसमें मोबिल या ग्रीसिंग क्यों कराया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो घर्षण क्या होता है अब समझें। किन्हीं दो सतहों के बीच लगने वाले जो विपरीत बल होता है, अपोजिट फोर्स होता है, उसे घर्षण कहते हैं। मान लो कोई बच्चा एक नत समतल पर इस प्रकार से फिसलता हुआ आ रहा है, कोई बच्चा, तो बल तो इधर लग रहा है F, परंतु घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है और भार तो हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि घर्षण क्या होता है कि दो सतहों के बीच लगने वाले जो विपरीत फोर्स को घर्षण कहते हैं। अब घर्षण के प्रकार के बारे में बात करेंगे हम। घर्षण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 सीमांत घर्षण, थ्योरी है ये, थोड़ा पढ़ लेना और ठीक से। लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 2 गतिक घर्षण। नंबर 3 स्थैतिक घर्षण। पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको। पहले मैं ये बताता हूँ गतिक घर्षण क्या होता है, फिर स्थैतिक क्या होता है। गतिक से ही पता चल रहा होगा, इसे डायनेमिकल या काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्थैतिक को स्टैटिक्स फ्रिक्शन या पोजीशन फ्रिक्शन बोलते हैं। तो गतिक घर्षण समझें। सबसे पहले साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं आप, तो सड़क की सतह और टायर की सतह के बीच में जो घर्षण कार्य करता है वो गतिक घर्षण होता है। ठीक है, जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के ऊपर चलाते हैं तो दोनों वस्तुओं की सतहों के बीच एक बल कार्य करता है, लेकिन वस्तु गति की अवस्था में रहती हैं, जिसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। और उनके बीच में एक गुणांक कार्य करता है, जिसे हम गतिक घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं। इसे μd या μk से प्रदर्शित करते हैं। डायनेमिक कोएफिशिएंट ऑफ द डायनेमिक, काइनेटिक भी बोल सकते हैं गतिक। अब स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जब वस्तु पृथ्वी पर चलती है, किसी दूसरी सतह पर चलती है, तो मान लो आपने मोटरसाइकिल या साइकिल के ब्रेक लगा दिए एकदम, तो लास्ट में जो टायर और सड़क की सतह के बीच में जो कार्य बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक का मतलब वस्तुएं स्थिति में आ जाती हैं, रुक जाती हैं। उस समय गति के साथ साथ वस्तुएं लास्ट में क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं, एकदम ब्रेक लगाने के मंदन होने के उपरांत। सीमांत घर्षण में क्या होता है? सीमांत घर्षण में हम क्या करते हैं? एक मेज है मान लो, ये इस पर एक लकड़ी का गुटका रख देते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। इस पर हम बल लगाएंगे ऐसे, मान लो बाईं ओर से दाईं ओर को बल लगा रहे हैं, तो घर्षण बल कहाँ होगा? इसे पीछे की ओर होगा, इसकी विपरीत दिशा में। अगर इसे इधर को ढकेलें तो Fs किधर होगा? इधर होगा। अर्थात मेज पर रखे गुटके पर
जब हम बल लगाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया और थोड़ा बाईं ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, लेकिन गुटका चलना प्रारंभ नहीं करता है। थोड़ा और अधिक आप बल लगाएं हम तो उसकी प्रतिक्रिया और झुक जाएगी और बल लगाते लगाते एक वह अवस्था आएगी कि लकड़ी का गुटका चलने के लिए क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण के नियम देखें अब। नंबर 1, जो गुटके पर हमने बल लगाया F, वो उसकी जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। गुटके पर अगर बल लगाएं धीरे से हम तो गुटका थोड़ा सा धीरे से ही उठेगा ऊपर को। अगर मैं तेज़ी से बल लगा दूं गुटके पर, लकड़ी के गुटका आए तो ये इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ऊपर की ओर और उड़ जाएगी। यहाँ पर एक कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए मैं इस प्रोपोर्शनल के निशान ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट ले लूँगा F बराबर म्यू। जहाँ म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। तभी तो यहाँ मैं गतिक घर्षण गुणांक, वैसे ये घर्षण गुणांक है और गतिक घर्षण गुणांक की बात करें तभी तो हमने यहाँ पर म्यू डी या म्यू के से लिखा है। और स्थैतिक घर्षण गुणांक की बात करें हम तो म्यू एस से लिखेंगे इसे, स्थैतिक घर्षण गुणांक को। स्टैटिक्स का मतलब स्थैतिक गुणांक, घर्षण गुणांक। तो इस प्रकार से ये जो नियम हो गया, ये मैथमेटिकल रूप है यहाँ पर। और म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है F/R। ये भी भार है, एक प्रकार से बल है, ये भी बल है। तो घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही कोई विभव होती है। अर्थात पहला नियम याद रखना सीमांत घर्षण का, ये F बराबर म्यू आर। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। म्यू घर्षण गुणांक है, F क्या गुटके पर लगने वाला बल, R क्या प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार से मैंने बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपको ये चीज़ें बताई थी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुझे चैप्टर पूरा समझाना है, थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, शुरू से एंड तक की वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस समय हमने इसका दूसरा नियम देखें। जो घर्षण होता है वो तल के चिकनेपन तथा खुरदरेपन पर निर्भर करता है। अगर कोई किसी का वस्तु का तल जो है चिकना है तो घर्षण बल कम लगेगा। यदि खुरदरा है, रफ है, तो घर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा चिकने तल पर हम चलेंगे तो फिसल जाएंगे, घर्षण बल क्या होने के कारण, कम होने के कारण। तो अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन है कि घर्षण क्या है, घर्षण एक बुराई है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। घर्षण एक बुराई है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। लिख दे रहा हूँ सब, PDF फाइल में आपको सब ट्यूटोरियल तरीके से मिल जाएगा। घर्षण एक बुराई है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यदि आप सिलाई मशीन हो, कोटी काटने की मशीन हो, गोद काटने की, तो उसमें आप मोबिल या तेल न डालें और उसे लगातार साल 2 साल तक ऐसे ही चलाते रहें, तो जो आपके नए पुर्जे लगे हुए थे मशीन के अंदर वो भी घर्षण के कारण क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। साइकिल में ग्रीसिंग मत कराओ आप, मोटरसाइकिल की सर्विस मत कराओ आप, तो उसमें भी घर्षण के कारण क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अर्थात घर्षण एक बुराई है। कैसे बुराई है? घर्षण के कारण ही मशीनों के पुर्जे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और वह समय से पहले ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए बहुत संक्षिप्त शब्दों में बता रहा हूँ, घर्षण एक बुराई है। अच्छाई भी होती है, जिसमें बुराई होती है उसमें अच्छाई भी होती है। तो घर्षण सबसे पहले बुराई है, इस कथन की मैंने पुष्टि कर दी है 2-4 मशीनों के माध्यम से। अब इस कथन की पुष्टि तो हो गई, परंतु घर्षण को कम करने की विधियाँ। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि घर्षण क्या है, घर्षण एक बुराई है, इस कथन की पुष्टि कीजिए तथा घर्षण को कम करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो घर्षण एक बुराई है लिख दोगे आप, यानी मशीनों, घर्षण के कारण ही मशीनों के पुर्जे क्या हो जाते हैं, गर्म होकर के टूट जाते हैं, इसलिए घर्षण एक बुराई है।
अब ये थोड़ी लिखोगे सब, जूते चप्पल की तलियाँ, साइकिल के वाहनों के टायर क्या हो जाते हैं, घर्षण के कारण घिस जाते हैं और समय से पहले ही क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। देखा होगा आपने, जो मोटरसाइकिल वाहन कम चलते हैं उनके टायर कम घिसते हैं तो वो बहुत दिनों तक चलते रहते हैं, और जिनका आवागमन लगातार लगा रहता है तो उनके टायर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं और घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस पे कारण उन्हें चेंज कराना पड़ता है। घर्षण एक बुराई है। इस प्रकार से अब घर्षण को कम करने की विधियां भी होती हैं। नंबर 1 है स्नेहक द्वारा। स्नेहक द्वारा, स्टूडेंट्स, ये हिंदी का शब्द है स्नेहक, परंतु अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ग्रीस। ग्रीस। साइकिल चलाते होंगे आप, मोटरसाइकिल चलाते होंगे आप, वाहन चलाते होंगे आप, तो उसमें ग्रीस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। हाँ, साइकिल को, मोटरसाइकिल को, अन्य वाहनों को हल्का चलाने के लिए, अर्थात दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए उनमें स्नेहक अर्थात ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए स्नेहक क्या होता है, घर्षण को कम करने की एक बढ़िया विधि है। नंबर 2, पॉलिश द्वारा। पॉलिश द्वारा, आप कहोगे पॉलिश का मतलब पेंट। मान लो आप अपने घर के दरवाजे जो लोहे के बने हुए हैं मान लो, तो उन पर पेंट ना कराएं तो वायु की नमी, जल की नमी, वातावरण के कारण नमी के कारण जंग आ जाती है, और जंग आने के कारण वो क्या हो जाता है, समय से पहले ही नष्ट हो जाता है। इसलिए पेंट कराना बहुत ज़रूरी है। पॉलिश द्वारा यानी दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए पॉलिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 है बॉल बेयरिंग द्वारा। बॉल बेयरिंग द्वारा, बेयरिंग मान लो, बेयरिंग कहते हैं ना आप, बेयरिंग तो मशीनों में, यानी सीलिंग फैन में भी एक क्या लगा होता है, बेयरिंग लगा होता है, समझे। बेयरिंग यानी मशीनों को हल्का चलाने के लिए बेयरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। साइकिल में भी होता है, बेयरिंग नहीं होते हैं, वो गोलियां होती हैं, वो बेयरिंग का ही काम करती हैं। और मोटरसाइकिल में भी बेयरिंग होता है लगभग दोनों पहियों में, तो उसे हल्का चलाने के लिए अर्थात दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए बेयरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने बहुत जल्दी आपको घर्षण के बारे में बताया। PDF फाइल में से नोट्स को बिल्कुल तैयार कर लेना। अब इसी यूनिट के अंतर्गत एक वृत्तीय गति चैप्टर है, तो वृत्तीय गति के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो वृत्तीय गति क्या होती है, गति जो होती है वो पथ पर डिपेंड करती है, सर्कुलर मोशन। और पहले ही बताया था मैंने, सर्कुलर मोशन। तो इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं याद होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं लिख दूंगा अभी। तो वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु कैसे पथ पर गति करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उस पिंड की वह गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो मैं ज़्यादा रिपीट ना करते हुए अब वृत्तीय गति से संबंधित जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उसके बाद आर्टिकल्स की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि वृत्तीय गति के बाद में कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोण को एंगल बोलते हैं, और कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। तो चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब वृत्तीय गति है तो लगभग यही चित्र बनेगा ऐसे ही। मान लो कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और इसका केंद्र क्या मान लेंगे, O है। तो मान लो प्रारंभ में t = 0 समय पर
पिंड कहाँ पर है, P1 पर है, मान लो P1 पर है, P पर है, और ये अब पहुंच गया P1 पर, P से कहाँ चला, P1 पर, S1 दूरी तय करने के बाद चापीय दूरी, फिर P1 से कहाँ पहुंच गया, P2 पर। तो इसका जो इसके साथ कोण है प्रारंभिक स्थिति के साथ θ1 है, और ये वाला कोण कितना है प्रारंभिक पोजीशन के साथ में θ2। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कोणीय विस्थापन। तो इसमें पहला कोण कौन सा है, पहला कोण पहली पोजीशन में बना कोण, पहला कोण है θ1, और दूसरा कोण कितना है θ2। तो ये S1 है और ये S2 है, S2 माइनस S1 अगर माने तो हम डेल्टा S हो जाएगा पूरा टोटल, ठीक है, चापीय दूरी। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन बराबर कौन सा कोण एंगल ज़्यादा है, θ2 ज़्यादा है या θ1, θ2 ज़्यादा है ना, तो θ2 में से θ1 घटा देंगे हम, सॉरी θ2 में से क्या θ1, और ये डिफरेंस है इसका, उसे हम डेल्टा थीटा से लिख देंगे। जैसे x2 माइनस x1 होता है तो डेल्टा x, P1 माइनस P2 होता है तो डेल्टा P। तो जो अंतर है, डिफरेंस है, उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं परिवर्तन को। तो अब परिभाषा की बात करते हैं हम, किन्हीं दो कोणों के बीच होने वाली कोणीय स्थितियों को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो खाली इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। कोण का मात्रक क्या होता है, पूरक मात्रक, कंप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन होता है। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोण से याद रखना, कोण को थीटा से लिखते हैं, तो कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा से। विस्थापन में दो पोजीशन होती हैं, एक जहाँ से चलता है और वहाँ रुकता है जा कर के, तो वो टोटल मिनिमम जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, उसकी विस्थापन कहलाती है। परंतु यहाँ दूरी में नहीं है, यहाँ कोणों में है। तो और ये भी है ध्यान रखना, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण डेल्टा थीटा बराबर, चाप में अंतर है ds1 s2 सब डेल्टा s हो जाएगा, त्रिज्या डेल्टा है। अगर लिमिट ले लें हम तो ये हो जाएगा d थीटा इक्वल टू ds बटे r, कैलकुलस के मेथड के अनुसार। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा इक्वल टू इस प्रकार से हो जाएगा d थीटा बराबर ds बटे r भी लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हमने कोणीय विस्थापन बताया अभी आपको, ये छोटी सी परिभाषा है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, मैंने बताया अभी छोटी छोटी परिभाषा होंगी आपकी। कोणीय विस्थापन किन्हीं दो कोणों के बीच होने वाली कोणीय स्थिति कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब कोणीय वेग ये भी पथ पर निर्भर करता है इस प्रकार से। बना लेना ठीक से। मान लो तो ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ध्यान से समझ लेना। चाल बराबर कितना, दूरी बटे समय। मगर हम लिख रहे हैं कोणीय चाल, कोणीय चाल बराबर कोणीय दूरी बटे समय। तो कोणीय चाल या कोणीय वेग को किससे लिखते हैं, ओमेगा से। कोणीय दूरी क्या कहलाती है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन लिखेंगे यहाँ पर, तो ये डेल्टा थीटा हो जाएगा। और मान लो पूरा समय कितना लगा, पूरे एक चक्कर की बात करें हम, पूरे एक चक्कर की, तो 360 डिग्री कोण घूम गए हम, और 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं। पाई का मान 180 होता है रेडियन के, पाई रेडियन, तो 2 पाई। और एक पूरे चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आ गया ओमेगा बार 2 पाई बटे टी। अगर हम कहीं किसी क्षण की बात करें, यहाँ पर पूरा चक्कर ना करें, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, यही समय हो जाएगा, यही कोण हो जाएगा डी थीटा बटे डी टी, या डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। अर्थात कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन का एक सूत्र ये है, कोणीय, अब आवृत्ति है, आवृत्ति का सूत्र होता है 1/आवर्तकाल, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा
2 पाई तो है ही है, इसकी गुणा में 1 मान के 1/t ऐसे लिख देंगे, तब 2 पाई जब 1/t को क्या लिख देंगे n। तो भाई लोग याद रखना कोणीय वेग के सूत्र जो होते हैं, एक ये होता है कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, कि ये होता है कि ये होता है, एक ओमेगा बराबर v/r होता है। अब रेखीय वेग भी ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, उसी प्रकार से रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? v से। v बराबर हो जाएगा ds बटे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ds/dt लिख देंगे। याद रखना वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, v बराबर ds/dt। और ds की जगह अगर पहले से लिख दें हम ΔS/ΔT, तो लिमिट लेने पर यही बन जाता है ds/dt। ठीक है भैया। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं, इसे b से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इन दोनों में रिलेशन स्थापित करना चाह रहे हैं, आगे देखते हैं। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, ये वाला आर्टिकल हमें प्रूव करना है। अब छोटा सा आर्टिकल है, याद रखना। v बराबर r ओमेगा आएगा, b से लिनियर वेलोसिटी है, ओमेगा से क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। r वृत्ताकार पथ की क्या है? त्रिज्या है। तो याद रखना बाय द डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन की परिभाषा के अनुसार, अभी हमने पढ़ाया था आपको, कोणीय विस्थापन की परिभाषा से डेल्टा थीटा बराबर होता है ΔS/r, पढ़ा होगा आपने। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ΔT से डिवाइड कर दूँगा दोनों तरफ, डिवाइड बाई ΔT से डिवाइड करने पर दोनों, तो डिवाइड का मतलब किससे होता है? बटे से। डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू, ऐसा लिख देंगे 1/r ΔS/ΔT। दोनों और लिमिट ले लेंगे। लिमिट का मतलब यहाँ पर एक सीमा होती है जो 0 से अग्रसर होती है। दोनों लिमिट लेने पर लिमिट ΔT टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू 1/r लिमिट ΔT टेंड्स टू 0 ΔS/ΔT। तो ये पूरा टोटल क्या बन गया? ये लिमिट सहित कैलकुलस के नियम से dθ/dt 1/r। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, d बना सकते हैं, और ये हो जाएगा ds/dt। अभी हमने आज ही पढ़ा इसी वीडियो में। dθ/dt क्या होता है? ओमेगा। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। अब तिरछी गुणा कर लेंगे, v बराबर आ जाएगा r ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लिनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, अभी पढ़ाने के लिए तो अभी के अंदर त्वरण भी है, अभी के अंदर बल भी है। अभी के अंदर त्वरण क्या होता है? a बराबर v²/r बेमीय विधि से भी सिद्ध किया होगा, परंतु अगर मैं इसे सिद्ध प्रूव कराऊंगा इस समय, तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि इतनी लंबी वीडियो बनाना ठीक नहीं। तो मैं मानता हूँ शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना और समझना, और समझ में नहीं आए तो स्कूल में कॉलेज में आकर के आप पूछ लेना।